न्यूज नेशन पर लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एग्जिट पोल, जिसके आधार पर हरियाणा और महाराष्ट्र में किसकी बन रही है सरकार, इसके प्रेडिक्शंस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के जो अभी तक हमारे सामने आंकड़े आए उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के पास 30% मतदाताओं का समर्थन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसे सीटों के आंकड़े में तब्दील करें तो 148 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख सकती हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर शिवसेना उभरती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होते हुए तीसरे और चौथे नंबर पर आती दिख रही है। हरियाणा की बात अगर हम करते हैं तो हरियाणा में भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, 33% लोगों का समर्थन यानी कि वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे अगर आप सीटों के आंकड़े में तब्दील करते हैं तो हरियाणा में भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, 33% लोगों का समर्थन यानी कि वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे अगर आप सीटों के आंकड़े में तब्दील करते हैं तो 40 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हरियाणा में जा सकती हैं, यानी कि अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी गठजोड़ दूसरे नंबर की पार्टी यहां पर बनती दिख रही है। कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल यहां पर और बाकी आप स्थिति यहां पर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती दिख रही है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ शोभा डे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और शोभा जी, सबसे बड़ा सवाल आज महाराष्ट्र में सब लोगों के सामने यही है, क्या नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड है जिसके आगे सब कुछ नतमस्तक होता दिख रहा है? और इसके साथ साथ क्या मराठी मानुस की अस्मिता की बात करने वाली पार्टी आज ब्रांड नरेंद्र मोदी के पीछे होती दिखाई दे रही है? पोल्स को देखते और नंबर्स देखते ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, द पीपल ऑफ मुंबई, उनकी जो उम्मीद थी फ्रॉम विच एवर पार्टी वाज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देम, वो उम्मीदें बहुत ही ठुकरा गई। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वांट चेंज। ये जो डायनामिक न्यू चेंज विच इज प्रॉमिस्ड टू देम, वो ब्रांड नरेंद्र मोदी, देयर इज नथिंग एल्स, बिकॉज इट्स अ पार्टी विच इज डिपेंड्स ओनली एंड सोनली ऑन वन इंडिविजुअल। उनकी जो करिश्मा है और उनकी जो पूरी 27 रैलीज जो उन्होंने महाराष्ट्र में की थी, उनकी जो एनर्जी दिखाई दी यहाँ पे, वो तो उनके साथ कोई कंपटीशन थी नहीं। सो और द वोटर, महाराष्ट्र का जो वोटर है, दे वर सिक ऑफ करप्शन, सिक ऑफ स्टैग्नेशन, सिक ऑफ नो प्रोग्रेस। तो इट्स अ वोट फॉर चेंज। और महाराष्ट्र मानुस की जो हम बात करें, आई थिंक यहाँ के जो वोटर्स है उनको नेगेटिविटी भी चाहिए, दे आर सिक ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो। शोभा जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि एक जमाने में बाल ठाकरे की तारीफ करते कोई थकता नहीं था। आज उद्धव ठाकरे उनके वारिस के तौर पर हैं, लेकिन मराठी अस्मिता को लेकर बहुत आगे चलते नहीं दिखाई दे रहे। क्या आज मराठी वर्सेस नॉन मराठी की इस दौड़ में नरेंद्र मोदी सबके ऊपर छा गए हैं? क्या वो एक दरअसल एक ऐसे रॉक स्टार के तौर पर हैं जो कि न सिर्फ मैडिसन स्क्वायर में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी अपने इस तथाकथित तौर पर गाने से हर किसी को मंत्रमुग्ध करते दिखाई दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये रॉक स्टार जो हम कहते हैं तो वो बहुत उनको ट्रिवियलाइज कर रहा है। वॉट एवर इट इज, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। और अगर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके जो रिएक्शन ने देखी, तो ऑल द टाइम टू कीप रिपीटिंग वो रॉक स्टार है, इट्स बहुत गलत बात मैं समझती हूँ उनको। बहुत इट्स वेरी डिमीनिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। उनका जो मैजिक जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की मैजिक, वो हम देख लेंगे। अभी तक वील वेट एंड सी व्हाट दैट रिप्रेजेंट। जैसे बाला साहेब ठाकरे की करिश्मा थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने, उनके पास उनकी पर्सनालिटी वैसे बहुत जबरदस्त है। शोभा जी, इस जो चुनाव नतीजे या एग्जिट पोल जो हैं, उससे क्या राज ठाकरे साहब की और उद्धव ठाकरे साहब की जो चिंता है कि महाराष्ट्र में जो मराठियों का जो दबदबा है वो लगातार कम हो रहा है, नॉर्थ इंडियंस आ रहे हैं, साउथ इंडियंस आ रहे हैं, गुजराती जो है खासतौर से वहां पर आ रहे हैं और 33% है आज की तारीख में मराठी, तो मराठियों का दबदबा कम हो रहा है, ये सिर्फ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की चिंता है या महाराष्ट्र के लोगों की भी चिंता है?
महाराष्ट्र के लोगों की चिंता ये बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नेगेटिव पॉलिटिक्स जहां हम ऐसे भेद कर रहे हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स, देयर इज नो टाइम एंड नो स्पेस फॉर दैट इन टुडेज इंडिया। ऐसे अगर हम गुजराती वर्सेस मराठी, मराठी वर्सेस बिहारी, बिहारी वर्सेस पंजाबी अगर ऐसे करते रहें तो देश का प्रोग्रेस कभी होने नहीं वाला है। महाराष्ट्र में जो रहते हैं, जो महाराष्ट्र को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, जो मुंबई से प्यार करते हैं, उन्हें महाराष्ट्र चलिए, आप कह रही हैं शोभा जी की डिवाइसेस पॉलिटिक्स को कभी कोई बढ़ावा नहीं देगा। एवरीबॉडी इज वेलकम इन दिस स्टेट। ओके, राखी सावंत भी हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री भी बने हुए हैं। राखी, आप नेता तो बन गई हैं, लोग चाहते हैं आप सांसद बने, विधायक बने, ना सांसद का सपना पूरा हुआ ना विधायक का। आपको लगता है बीजेपी का फूल लगा के क्या पता विधान परिषद में सीट मिल जाए? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं कोई सीट लेने बैठी नहीं हूँ और मुझे कुछ मिले ना मिले, देखिए हर चीज नसीब से मिलती है। मेरे ख्याल से अगर मैं पुरानी किसी पार्टी में अगर गई होती तो शायद आज भी मैं सांसद होती और विधायक होती। मैं कोई नई पार्टी से लड़ी थी, 12 दिन की पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा वोट पड़ते हैं। आपको टिकट देने का रिस्क कौन लेता? वाली लड़की हूँ मैं। नहीं, टिकट तो हर कोई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिम्मत रखती हूँ, देश के नागरिक राखी आपके लिए, मैं भी समाज सेवा कर रही हूँ। राखी, आप पिछले दिनों रामदास आठवले की जो पार्टी है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली आई थी और आठवले साहब ने कहा था कि वो आपको राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। अभी कुछ दिन बीते नहीं, आज आप भारतीय जनता पार्टी के कमल की जो टोपी है वो लगाकर आए हुए हैं। हाँ, तो आप दल बदलू हो गई हैं। पार्टी और हमारी आरपीआई, हम आरपीआई पार्टी दोनों हम लोग संगठन में हैं, अलायंस में हैं, तो इसीलिए मैंने भाजपा की कैप पहनी है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आई सपोर्ट भाजपा। बिल्कुल जी, अठावले साहब से पूछा मैं टोपी पहन लूं कमल वाली? नहीं, ये देखिए, ये कमल मेरे दिल में खिलता है और जनता के दिल में खिलता है, ऐसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों किसी को पूछूं। तो ये तो किसके दिल में खिलता है वो तो 19 तारीख को आपको पता ही चल जाएगा जब भूचाल आएगा भाजपा का फिर से। बिल्कुल शोभा जी, यहाँ शोभा डी जी, आई रियली, शोभा डी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड यू आर द ग्रेट राइटर। वी प्राउड ऑफ यू कि आप जैसी लेडी हमारे इंडिया में है। थैंक यू राखी, थैंक यू। आप राजनीति सीख गई हैं। थैंक यू वेरी मच राखी जी। शोभा जी, यहाँ एक बड़ा सवाल है। पड़ता है आज यहाँ एक बड़ा सवाल है। बहुत अच्छी तरह जी। शोभा जी, आपके तमाम लेख में नरेंद्र मोदी को लेकर आप हमेशा एक सकारात्मक रुख लेकर दिखाई देती रही हैं। आज जब आप देखती हैं कि न सिर्फ वो प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, बल्कि तमाम राज्यों के चुनाव अगर होते हैं और जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं और कम से कम न्यूज नेशन के एग्जिट पोल है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगली सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनती है। क्या आज हम इस खतरे के साथ नहीं खड़े हैं कि एक जमाने में इंडिया इज इंदिरा की बात होती थी जी, कल ये नारा होगा इंडिया इज नरेंद्र, और वो नरेंद्र विवेकानंद नहीं होंगे, वो नरेंद्र मोदी होंगे। हो सकता है पर उसमें बहुत डेंजर भी है। सो बिफोर वी जंप टू ऑल दिस इंडिया इज नरेंद्र और ऐसे पर्सनालिटी कल्ट जो हमने देखी थी इन द पास्ट, जब वी यूज्ड टू से इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, उसमें जो खतरा है, वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। द कंट्री कम्स अबव एनी इंडिविजुअल। हमारा जो देश है वो किसी एक व्यक्ति से बहुत बड़ा है। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। ओके, शोभा डी जी, विजय सोनकर शास्त्री जी भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री साहब, आपको बधाई, आप अच्छा कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में आपके लिए अच्छी खबर है, वैसे भी आप पहले से ही मुस्कुराते रहे, लेकिन सर चुनौती ज्यादा बड़ी है क्योंकि हरियाणा के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी नैया कब पार लगेगी, और महाराष्ट्र की जिसकी एवरेज एज जो 27% है, वो युवा इंतजार कर रहे हैं उनको नौकरी कब मिलेगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और युवाओं का जो आवश्यकता था वो परिवार नहीं बल्कि सरकार की, वो उनकी आवश्यकता को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है। शोभा जी से अभी जो अपनी बातें रख रही थी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आया है और मैं वो जानना चाहता हूं। उन्होंने अभी कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ये खतरनाक है। ऐसा ही अगर मोदी के बारे में कहा जाएगा तो ये खतरनाक है।
तो इंदिरा जी के बारे में शोभा जी क्या टिप्पणी करना चाहती हैं, ये बात कह के वो खतरनाक कैसे हो गया? शोभा जी, मुझे लगता है कि आप जरा विस्तार में बताइए, क्योंकि विजय सोनकर शास्त्री जी से समझना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने मुझे सुनाई आया। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश है, इट्स अ डेमोक्रेसी नॉट एन ऑटोक्रेसी। इट्स अ डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में बहुत फर्क है। विजय जी, आपकी पार्टी में तो वैसे भी नारा है नेशंस फर्स्ट। नेशंस फर्स्ट है आपकी पार्टी का नारा। नहीं, हमारे यहाँ शोभा जी से समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नरेंद्र भाई मोदी अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैंने ये पूछा कि इंदिरा जी के समय में जब ये नारा चला तो क्या इंदिरा जी किस तरह से खतरनाक हो गई थी या ऐसा करने से उस समय क्या खतरा हो गया था? तो इमरजेंसी का दौर भूल गए क्या? मैं आपको शायद एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप शायद भूल गए कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। तो अगर आपको वैसे रिपीट इमरजेंसी होने के लिए आप सोच रहे हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर द नेशन। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, आप मुझे लगता है विजय जी तो हमारे मित्र मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ जी, बल्कि हम विजय जी, उर्मिलेश जी भी यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में है। उर्मिलेश जी, हम लोग तो जी, मैं ये कह रहा था कि विजय जी तो हमारे मित्र हैं और वो भी स्वयं संघर्ष के आदमी हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी है गाजीपुर बनारस के इलाके में जी। भाई इंदिरा जी का इमरजेंसी का ही केवल मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि देश के लिए इंदिरा जी का बड़ा योगदान था, लेकिन एक बड़ा उनका जो निगेटिव था कि उन्होंने इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंसिस्टेंटली लगातार किल किया, बहुत कमजोर किया और स्वयं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी को खत्म करने में अगर किसी एक बड़े नेता ने कांग्रेस का सबसे बड़ा काम किया तो श्रीमती गांधी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से देखा जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी नहीं है, नेहरू की पार्टी नहीं है, शास्त्री की पार्टी भी नहीं है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी का सबसे निकृष्टतम रूप में है, जिसमें कि डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल पर जो उसके डिफरेंट लेयर्स हैं, स्टेट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, वहां उसका खात्मा हुआ है। और इसका अगर श्रेय जाता है तो निस्संदेह इंदिरा जी को जाता है, इसके बावजूद कि इंदिरा गांधी जी ने आर्थिक नीतियों के स्तर पर कई बड़े काम किए थे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स खात्मा, कोल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन। आई सैल्यूट दोज स्टेप्स। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए बात के दिनों में वो वैसे ही खतरनाक बनी थी जैसे विजय सोनकर शास्त्री अगर मानते हैं कि अगर बीजेपी को नरेंद्र मोदी का पर्यायवासी बना दिया जाए तो वो खतरनाक नहीं बनेंगे। मैं नहीं समझता कि शोभा जी सही है। क्या आप उर्मिलेश जी की इस राय से सहमत हैं कि अगर अनचेक्ड नरेंद्र मोदी मैं इतना जी मैं जी प्लीज गो अहेड। इतने सारे मिनट हमने इंदिरा गांधी को डिस्कस करते किया। ये प्रोग्राम इंदिरा गांधी के बारे नहीं था। दिस प्रोग्राम वाज अबाउट द वोटिंग पैटर्न इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। जी, सो we'll do another program on इंदिरा गांधी। बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं शोभा जी, आज सबसे बड़ी जो एक तरह से एक तस्वीर है हिंदुस्तान में, आज एक सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी के शक्ल में है। इसलिए अगर आज हम इस पर चर्चा करते हैं तो शायद हम अपना और दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। और विजय जी ने सवाल उठाया, इसलिए हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा उसी सवाल का एक एक्सटेंशन, और उसके बाद हम अपनी वापस चर्चा पर लौटेंगे कि दरअसल इन एग्जिट पोल के आधार पर देश की राजनीति राज्यों में कहां जा रही है। क्या आने वाले दिनों में जो और राज्यों के चुनाव होंगे, मसलन दिल्ली, मसलन झारखंड, मसलन जम्मू कश्मीर, क्या इन राज्यों में भी मोदी इफेक्ट इसी तरीके से आता हुआ दिखाई देगा? और अगर ऐसा है तो एक तरह से 1972 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि 1972 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में कांग्रेस की ही बयार थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो एग्जिट पोल को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस एग्जिट पोल को देख रहा है। बीजेपी जहां बेहद प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को एग्जिट पोल में खोट दिखाई दे रहा है।
क्या कुछ कहा राजनीतिक दलों ने, आइए आपको सुनाते हैं। लोग भाजपा के साथ है। मोदी जी ने जिस प्रकार का कैंपेन यहाँ पर किया है, लोगों को मोदी जी पर विश्वास है और लोग ये मानते हैं कि जो देश में सरकार है वही सरकार प्रदेश में भी आनी चाहिए और इसलिए पूर्ण बहुमत हमको मिलने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ एग्जिट पोल कुछ भी कहे, मतलब वो तो हमारे फेवरेबल ही है, पर वो कुछ भी कहे तब भी जनता की पल्स हमने देखी है, जनता की नस को हमने आंका है और इससे पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। एग्जिट पोल के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, हमारे खिलाफ हरियाणा में और महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी जरूर रही है। नतीजे सच्चाई सामने लेकर आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि एग्जिट पोल जो कुछ दिखा रहा है उससे कहीं बेहतर पोजीशन कांग्रेस पार्टी की रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक पक्ष को बहुमत मिलने वाला है और महाराष्ट्र में एक मिलीजुली सरकार बनने की राह पर है। अब किस तरह की सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल के आधार पर तो टिप्पणी करना जायज नहीं होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे भी है शायद इसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावना है और शायद सबसे बड़े दल को 110 के ज्यादा सीट नहीं मिलेगी और जो अन्य दल एनसीपी सहित जो इसमें आंकड़े दिखा रहे हैं उससे निश्चित हमको ज्यादा जगह मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास है। पत्रकारिता में एक बेहद प्रचलित शब्द है भाव भंगिमाएं। वो बहुत कुछ कह देती हैं। जब राजनेता बोलते हैं उनकी भाव भंगिमाएं ये इशारा कर देती हैं कि आखिर कह कुछ और रहे हैं और स्थिति क्या है। राखी सावंत हमारे साथ बने हुई हैं। राखी, आपको मालूम है कि जब हम मुंबई की बात करते हैं हमें धारावी की चर्चा करनी चाहिए, जब महाराष्ट्र की बात करते हैं हमें फार्मर सुइसाइड जो 10 औसतन प्रतिदिन करते हैं उनकी बात करनी चाहिए, बेरोजगार युवकों की बात करनी चाहिए, हमें इंडस्ट्री भाग रही है महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ उनकी बात करनी चाहिए। अब राखी सावंत का महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए? हमारा महाराष्ट्र बहुत ही बेस्ट होगा, जिसकी सड़कें अच्छी होगी, सारी झोपड़पट्टी टूटकर उनको घर मिले, रसोई सस्ती हो, गैस सस्ता हो और रीडेवलपमेंट एरिया मैंने कहा वो होना चाहिए और लोगों को बिजनेस मिलना चाहिए। यंग जनरेशन जो है आत्महत्या कर रहे हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, महिला सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको मुंह मंगा दाम मिलना चाहिए और डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच में कोई मिडलमैन नहीं होना चाहिए। एक विश प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपकी। एक विश यही कि मोदी जी, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहती हूं कि आपने वादा किया था कि महाराष्ट्र को आप गुजरात से बेहतर बनाएंगे, तो आप भी अपना वादा निभाइए क्योंकि आपकी बहुमत से सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है। चलिए नकवी जी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगर हम आपके आखिरी कमेंट्स को लें, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का एक नया अवतार हम देखने वाले हैं? क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है राज्यों के हिसाब से, तो आने वाले दिनों में एक नया अवतार भारतीय जनता पार्टी का? जी, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय हो गया था कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बदलेगी और पहला बदलाव हुआ कि अध्यक्ष बदल गए और अब उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की जो ये जोड़ी है वो किस प्रकार से वो एक नए तरह की राजनीति का कारपोरेटीकरण करके ब्रांडिंग, पैकेजिंग और किस तरह से एस्पिरेशन को बेचना और किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना कर रही है। तो यहां तक चलने के बाद एक ये है। दूसरी बात जो अभी थोड़ी देर पहले उर्मिलेश जी ने कही, जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बोल चुका कि जो रीजनल जो एलाइज हैं, गठबंधन की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ना चाहती है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है। जैसे नकवी साहब कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति को छोड़ना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो कलर है, हिंदुस्तान की जो विविधता है जिसकी हम हमेशा गर्व करते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम में छोटी पार्टियों के साथ भी, रीजनल पार्टीज के साथ भी जुड़ता है। और रीजनल पार्टीज इसीलिए आई क्योंकि नेशनल पार्टीज जो है, रीजनल जो एम्बिशंस थी उनको पूरा नहीं कर रही थी। तो क्या आपको लग रहा है ये जो वापस हम फुल सर्किल से निकलकर रिवर्स पर आ रहे हैं, वापस बड़ी पार्टियों पर, नेशनल पार्टी पर आ रहे हैं, ये ठीक है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए? नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा। और फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आया ही इसीलिए था कि रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए कोई यूनिटरी सिस्टम काम नहीं कर सकता, लिहाजा हमने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया।
पर एक दिक्कत है कि जिन बुनियाद पे ये रीजनल पार्टीज खड़ी होती हैं वो अपने आप में पैरोकियल हैं। वो कास्ट पे हैं, वो लिंग्विस्टिक आधार पे हैं, ज्यादातर कास्ट पे हैं। लिहाजा जब पब्लिक एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होता, सिर्फ आप हवा में कास्ट को लेके चलते हैं, मुलायम सिंह, लालू यादव, ये तमाम जो हैं, मायावती, ये कास्टिस्ट जो पार्टीज हैं, हालांकि केंद्र में भी ये खेल हुआ लेकिन वो कम्युनल लेवल पे हुआ, तो ये कास्टिस्ट बट सर वो तो आज भी प्रेजेंट है। आप कैंडिडेट चुनते हैं, कास्ट के आधार पर चुनते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो उसकी बुराई पॉलिटिकल पार्टी की। अभी हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि पब्लिक एस्पिरेशन जो आप बेचते हैं, कांग्रेस ने भी बेचा, नकवी साहब जो कह रहे हैं एस्पिरेशन बीजेपी भी बेच रही थी, कांग्रेस भी बेच रही थी, अपने अपने तरीके से बेच रहे थे। आज सिर्फ ये है कि एस्पिरेशन को आप क्रिएट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन इसकी एक मियाद होती है। आज 6 महीने बाद मोदी से ये पूछा जाएगा कि भाई भेजा तो था हमने आलू का भाव कम करने, ये तुम यहाँ पे सफाई हमसे करवा रहे हो, तो ये पूछा जाएगा। बहुत सारे उर्मिलेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपके, इससे पहले कि हम यहाँ पर ब्रेक लें। INLD एक रीजनल पार्टी जो कि अपना अस्तित्व आज तलाशती हुई दिखाई देगी अगर हम सबों की एग्जिट पोल सही निकलते हैं तो, और जाहिर सी बात है उनके लिए काफी दिक्कत हो सकती है। शिवसेना शायद अपना अस्तित्व खोती हुई दिखाई दे। क्या इन पार्टियों का उद्गम फिर कभी होता दिखाई देगा, या हम यूं मान के चले कि जैसा उत्तर प्रदेश में, बिहार में या अन्य जगहों पर हुआ, रीजनल एस्पिरेशंस लगभग ना के बराबर रह जाएंगे? नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप देखें रीजनल एस्पिरेशंस तो वो मैं नहीं समझता कि वहां खत्म हुए हैं। बड़ी पार्टियां बल्कि खत्म हो गई, कांग्रेस का स्वाहा हो गया। उत्तर प्रदेश में तो उसका कोई नाम लेवा नहीं है। जैसे लोकसभा में अगर आप देखें तो लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए, लोकसभा का जो चुनाव इस बार का था वो बड़ा ही अभूतपूर्व था। उसकी तुलना आप राज्यों के चुनाव से नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में फौरन बाई इलेक्शंस हुए, वहां का रिजल्ट आपने देखा, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखा, और मैं समझता बिहार में लेकिन बीजेपी बनाम रेस्ट जी। आज अल्टीमेटली आप देखिए, आज की तारीख में बिहार में भी आप बिल्कुल जैसे ही कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो विधानसभा का होगा वो भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन, और दूसरी तरफ जी यहाँ पर रुकना होगा। राखी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी टिप्पणी, शाइनिंग इंडिया फील गुड फैक्टर का नारा 2004 में था, लेकिन शाइनिंग इंडिया नहीं हुआ, फील गुड फैक्टर बीजेपी को महसूस हो रहा है। जल्द हाजिर होते हैं। एग्जिट पोल पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हमने 6000 लोगों से बातचीत की और उसके आधार पर 110 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज महाराष्ट्र में और करीब 50 कंस्टिट्यूएंसीज हरियाणा में, और उसके आधार पर हमने ये एग्जिट पोल आपके सामने पेश किया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल रही है बल्कि अपने दम पर सरकार बना सकती है। आइए आपको हम अपने एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े पेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में किस तरीके से वोट शेयर सामने आता दिखाई दे रहा है, यह प्रदर्शित करेगा कि सीटें कितनी आती दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर के आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरती हुई दिखाई दे रही है। 30% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, और सब दूसरी बड़े नंबर पर पार्टी आ रही है शिवसेना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। अगर इस वोट शेयर को आप सीटों में तब्दील करते हैं तो यह आंकड़ा आकर बैठता है 142 से 148 सीटों तक। दूसरे नंबर पर शिवसेना 58 से 62 सीटों पर आकर टिकती है, यानी कि अपने दम पर 288 विधानसभा के महाराष्ट्र के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कम से कम महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हमने एक और सवाल पूछा था, आखिरकार लोग किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सामने पेश नहीं किया गया था। शिवसेना ने अपना उम्मीदवार सामने रखा था, और ऐसे में उद्धव ठाकरे, 20% लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे दरअसल मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। सबसे बड़ा आंकड़ा यही है, और 14% के आंकड़े पर पृथ्वीराज चौहान और साथ ही साथ नितिन गडकरी का नाम सामने आ रहा है। नितिन गडकरी जबकि कई बार ये कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है और ना ही केंद्र की राजनीति को छोड़कर राज्य में जाना चाहते हैं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 11% वोट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए कोई बड़ा आंकड़ा वहां आता नहीं दिख रहा। यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे सबसे चहेते के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वोट शेयर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने वोट शेयर को अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर, इसमें क्वांटम लीप जंप की बात आप कह सकते हैं। 33% लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर आईएनएलडी प्लस 25% वोट शेयर आईएनएलडी प्लस के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बुरा नहीं है, बहुत बेहतर है। पिछले बार के हिसाब से देखा जाए तो बेहतर है। सीटों के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को प्रोजेक्शन को लेकर चलें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 से 45 सीटें आती दिखाई दे रही हैं, आईएनएलडी प्लस के खाते में 25 से 30 सीटें और कांग्रेस की स्थिति यहां पर 15 से भी कम, यानी कि 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 15 से भी कम सीटों पर आती दिख रही है। बहुत ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहां सरकार बना सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी किसी को भी सामने नहीं रखा था, इसलिए यहां पर जब हमने ये सवाल पूछा कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे, तो आप ये देखिए दूसरा कोई नेता 23% लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता हो। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 25%, ओम प्रकाश चौटाला 24%, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा यहां पर निकल कर आता है 23% का, यानी कि दूसरा कोई नेता। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना कोई नेता यहां पर प्रस्तुत किया होता तो शायद ये बात सामने आती हुई दिखाई दे सकती। विजय जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहूंगा। हम इस आंकड़े तक पहुंचते तो जरूर हैं, लेकिन क्या हम इसे पुख्ता कह सकते हैं? क्या मार्जिन ऑफ एरर है? किस तरीके से हम नतीजे तक पहुंचे हैं, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मार्जिन ऑफ एरर तो हर चीज में होती है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इस हमारे जो एग्जिट पोल है उसकी खासियत यह है कि हमने रिपोर्टर्स के साथ ये एग्जिट पोल किया है। रिपोर्टर्स का मतलब वही है जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हमेशा ही फील्ड में रहते हैं, तो रिपोर्टर्स भी फील्ड में रहते हैं। ज्यादातर एजेंसी जो है वो किसी वक्त पर असाइन करती है लोगों को और उनके साथ सर्वे करवाती है, तो हम उनका जो एनालिसिस है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन वक्त कम होता है एग्जिट पोल में, जब वोट देकर आ रहा है आदमी, उसके बाद हमने उसके बाद भी उनके लिए क्वेश्चनेयर तैयार किया था जिसमें 6 सवाल रखे थे और उन सवालों के जवाब के आधार पर यह एनालाइज किया गया, उसके हिसाब से वोट परसेंटेज निकल गया और फिर वोट परसेंटेज से हमने सीट शेयर निकाला है। हुड्डा अपने बचाव में तो ये कह सकते हैं साहब अब भी मैं पहली पसंद हूँ। नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी से कहेंगे देखिए मैडम हाईकमान मैं आपकी पसंद हूं जनता की, सबसे पहले देखिए उद्धव ठाकरे भी 22% पर सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि इसलिए उसमें बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वहां पर नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री जी से ये सवाल ले लेते हैं। विजय जी, अगर आपने मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा में किसी को प्रोजेक्ट किया होता तो आज कम से कम एक सटीक जवाब हम तो दे पाते, आप शायद न देना पसंद करें। देखिए, हमारे यहाँ जो भी होता है वो सर्वसम्मति से होता है और ये निर्णय लिया गया कि हमारा कोई भी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं होगा और पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारी पहली वरीयता होगी कि हम किसी ढंग से हम अपने बहुमत को वहां पर प्राप्त करें। और हमारे पास तो केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के और प्रदेश जिले स्तर के आपके यहाँ सर्वसम्मति से कहाँ होता है जो अपनी भूमिका आप तो मोदी साहब और अमित शाह साहब मिलकर डिसाइड कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है रमेश जी। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है सर्वसम्मति से होता है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ हर चीज सर्वसम्मति से होता है। मैं आपको पंकजा मुंडे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़गे, विनोद तावड़े, ये 4 बड़े उम्मीदवार हैं और गडकरी साहब जरूर मना कर रहे हैं, लेकिन जो मना करता है उसकी सबसे ज्यादा हारने की इच्छा रहती है। आप बताइए कौन सबसे बेहतर? देखिए, हमने रमेश जी मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि हम लोग हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोग बैठ करके चलिए ऐसा लगता है विजय जी की कांग्रेस की ये हवा कम से कम भारतीय जनता पार्टी को लगती है, वो सत्तारूढ़ पार्टी की। और विजय जी का मतलब यह है सर कि जो कहावत है ना कि हाथी के पैर में सबका दल चुनेगा, हाथी के पैर में सबका पैर, तो वैसा ही है कि नरेंद्र मोदी जी जो तय करेंगे उसमें पार्टी की सर्वसम्मति है। हमारे साथ राखी सावंत भी अभी जुड़ी हुई हैं। राखी जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बॉलीवुड से हैं, आपको किस तरह की फिल्म पसंद है, मल्टी स्टारर या सिंगल हीरो फिल्म? देखिए अजय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इससे पहले आपने मुझे पूछा था मोदी जी से, एक सवाल है, वैसे तो बहुत सारे सवाल है कि मोदी जी कुछ भी हो जाए 20-25 साल तो मतलब आप पीएम बन के रहिए और कांग्रेस। अच्छा, जब आपने ये कहा है राखी जी, तो राखी जी आपने जब ये कहा है प्लीज अजय जी, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी प्लीज सुन लीजिए कि अमेरिका, लंदन, अब्रॉड में आप सब जगह घूम रहे हैं, एक ऐसा तोप लेकर आइए
पाकिस्तान वालों की जितने भी टेररिस्ट है वो मुंबई हिंदुस्तान में नजर डाले, उनको तोप से उड़ा दीजिए। अच्छा राखी जी देखिए, लोकसभा चुनाव के समय आपने न्यूज नेशन पर कई बातें की थी और एक मौका आया था जब हम और आप बातचीत कर रहे थे। उस वक्त आपने कहा था माई हार्ट गोज फॉर मोदी। तो भाई आज जो है आपका दिल मोदी के लिए कितना धड़क रहा है, और अगर मौका मिले तो पहला काम आप क्या करेंगी मोदी जी के सामने? आप देख रहे हैं कितना धड़क रहा है। आप देख सकते हैं कि वन एंड ओनली वन हीरो बोलते हैं ना, वन मैन शो जी, वन मैन शो जो इतना भूचाल लाए हिंदुस्तान में, सारी सीटें वन मैन शो। एक सवाल राखी का मुख्यमंत्री सहयोगी आपसे बातचीत करने के लिए बहुत सारे सवाल लेकर आए। रमेश का ये व्यक्तिगत सवाल, राखी का मुख्यमंत्री कौन? महाराष्ट्र को आप समझती है, मुंबई को आप समझती हैं, आपकी नजर में बीजेपी से सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन? राखी देखिए, मुंडे साहब जी डिजर्व करते थे, बिकॉज वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूंगी कि मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। मैं डेफिनेटली, बहुत सारे कतार में लोग खड़े हैं, उनकी बेटी हैं, फडणवीस साहब हैं, आप एक नाम बताइए ना। अगर इन सबको नहीं मुख्यमंत्री बनना है तो मैं रेडी हूँ। ये हुई ना बात राखी जी, और इसी बात की हम दाद देते हैं। कम से कम आप हर कुछ करना चाहती हैं और लोग आपके पास न डालें। चलिए, बहुत बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। विजय जी बहुत धन्यवाद, आप न्यूज नेशन से जुड़े, अपनी बातों को आपने सामने रखा। चर्चा जारी है, तुरंत वापस आ रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या करती दिखाई देगी, करेंगे इस पर चर्चा। बढ़िए हमारे साथ। और हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बधाई आपको। एग्जिट पोल आपको सरकार बनाते दिखाई दे रहा है नलिन कोहली साहब, लेकिन एस्पिरेशन देखिए आज ही से लोगों की जाग गई है। अभी रिजल्ट 19 तारीख को आएंगे। लोगों को लगता है भ्रष्टाचारी जेल चला जाएगा, किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, धारावी खत्म हो जाएगी, नई इंडस्ट्री आ जाएगी, आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीजों के लगता है भ्रष्टाचारी जेल चला जाएगा, किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, धारावी खत्म हो जाएगी, नई इंडस्ट्री आ जाएगी, आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीजों के बारे में लोग सोचने लग गए। आलू के रेट कम हो जाएंगे। हाँ, अच्छा है। आलू के रेट के बारे में भी जो पॉइंट लाए घटे हैं, और शायद कल ही जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है पिछले 5 सालों के न्यूनतम दर पे आ गए हैं, और भी घटेंगे, चिंता ना करें। दूसरी बात है कि बधाई हम लेंगे 19 को। जनता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा तो है हमें। वोटिंग परसेंटेज दोनों राज्यों में ऐतिहासिक है, तो उस रूप से कि एंथुजियाज्म फैक्टर स्पष्ट रूप से मोदी जी के साथ दिखता है, और उनका जो जिस प्रकार से कैंपेन रहा बहुत प्रभावशाली रहा, वो रिस्पांस आप लोगों ने भी देखा। तीसरा, आकांक्षाओं की बात की आपने। देश में भी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो जिस प्रकार की मौजूदा स्थिति थी, लोगों की आशा बहुत थी कि एक नई सरकार आएगी, काम करेगी, शासक के रूप में नहीं सेवक के रूप में, और धीरे धीरे कम से कम जिंदगी बदलेगी। और 4 महीने की सरकार में कई चीजें हुई हैं, लंबा सफर है, लेकिन कम से कम लोगों को एक विश्वास तो दिख रहा है कि सरकार काम कर रही है और इन सब चीजों को सुधारने में लगी। नलिन, इसमें एक सिर्फ बात है जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को शायद सोचने की जरूरत पड़े। आपकी एक परिपाटी रही है कि आप हमेशा एक लीडर प्रोजेक्ट करते रहे, कम से कम राज्यों में, और ये भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो वाकई में बड़े ताकतवर और शक्तिशाली रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में ना तो ऐसा देखने को मिला, और न ही अभी तक ऐसा कोई चेहरा सामने आता दिखाई दे रहा है जिसके पीछे पूरी पार्टी लामबंद राज्य में होती दिखाई दे। क्या ये कमी आप लोग को खली है? नहीं, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं अजय जी, क्योंकि महाराष्ट्र में यदि आप पिछले कई चुनाव देखें, 4-5 चुनाव, तो किसी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। तो कई राज्यों में ऐसा फॉर्मूला चलता है, कई राज्यों में बिल्कुल चेहरे के साथ ही बढ़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर देखें तो ऐसी हमारे यहाँ प्रथा नहीं रही। जी एनके, एक आखिरी सवाल आपसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद लोकसभा चुनाव और अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव, क्या आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति से कांग्रेस की विदाई हो रही है? और देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट तो हुआ है।
और कभी भी जब बीजेपी का विस्तार होता है तो वो कांग्रेस के कॉस्ट पे ही होगा, क्योंकि दो ही नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज की कॉस्ट पे होगा। तो ये बड़ा साफ है कि कांग्रेस इमेसिएट होके, कमजोर होके 18% पे आ गई, जो 28% पे हुआ करती थी। बीजेपी 18% से बढ़ के 31% पे पहुंची। तो कहीं ना कहीं वो पैराडाइम शिफ्ट है। और एक चूंकि सेमी लिटरेट सोसाइटीज जो होती हैं, खास करके भारत भी उसी में से है। सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा कि हमें रुकना है कुछ पलों के लिए, उसके बाद आके आप अपना एनालिसिस पूरा करिएगा। जल्द हाजिर होते हैं। तो आइए निर्णायक तस्वीर महाराष्ट्र और हरियाणा की क्या निकल कर आ रही है न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में। सबसे पहले उस तस्वीर पर नजर डालते हैं, महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। यह महाराष्ट्र की निर्णायक तस्वीर और आखिरी तस्वीर आपके सामने है। सीट के लिहाज से बीजेपी सरकार बनाने के करीब 142 से 148। अगर हम शिवसेना की बात करें 58 से 62, लेकिन अब हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में भी आप देखिए जबरदस्त बढ़त। 2009 में विधायक के साथ आज बीजेपी 40 से 45 के पास पहुंच गई है, यानी एक तरह से सरकार बनाने के नजदीक। एनके आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नलिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था न्यूज नेशन का एग्जिट पोल। 19 तारीख को आपको, हमको, इस पूरे देश को इंतजार होगा कि आखिर नतीजे क्या निकल कर आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।